आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी बाबा 875 पे। मैं दुर्गेश सर आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 10th ना हिस्ट्री का जो इकाई कितना है 7। इससे पहले 6 इकाई का जो है सभी पाठ का जो है क्वेश्चन आंसर अपलोड हो चुका है। अभी तक आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके आप जरूर देखिएगा। तो हम लोग बात करने वाले हैं इकाई 7 हिस्ट्री के जो भी प्रश्न और उनके क्या उत्तर है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव खाली स्थान सभी के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था ना। प्राचीन काल में जो है किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? क्या सूती मार्ग या रेशम मार्ग या उत्तर पथ या दक्षिण पथ? तो आपका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ख हो जाएगा, क्या? रेशम मार्ग। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके बोर्ड पर, क्या? पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? ठीक है, तो पहला जो है विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? क्या अलेक्जेंड्रिया है या दिलमून है या मैनचेस्टर है या बहरीन है? ठीक है, तो आप देखिएगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा क, क्या? अलेक्जेंड्रिया ना। अलेक्जेंड्रिया ऑप्शन क इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी ना। अर्थव्यवस्था कहने का मतलब क्या हुआ कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति जो थी वो कौन सी थी? क्या वाणिज्य क्रांति थी या औद्योगिक क्रांति थी, साम्यवादी क्रांति थी या भौगोलिक खोज थी? तो कौन सा था? तो आपका जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा? औद्योगिक क्रांति, यानी ऑप्शन ख आपका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 4 नंबर कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे ना। गिरमिटिया मजदूर जो है वो बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? क्या पूर्वी क्षेत्र या पश्चिमी क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र ना। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ख हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके बोर्ड स्क्रीन पर, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ ना। विश्व बाजार का विस्तार जो है आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ ना। कौन सा? तो क्या 15वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी? ठीक है, तो इसके आंसर बताने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आ रहा है, आपके काम का चीज है, थोड़ा भी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा जरूर, निश्चित रूप से। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 18वीं शताब्दी, यानी ऑप्शन ख। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18वीं शताब्दी, ऑप्शन ख हो जाएगा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 6 की ओर। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था ना। विश्वव्यापी जो आर्थिक संकट है वो किस वर्ष आरंभ हुआ था? आपके सामने ऑप्शन है 1914, 1922, 1929 और 1927 ना। तो आपका जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा? 1929, यानी ऑप्शन नंबर ग आपका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 7 नंबर, आर्थिक संकट न मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ ना। आर्थिक संकट यानी मंदी के कारण यूरोप में जो है कौन सी शासन प्रणाली का उदय हुआ? क्या साम्यवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली या फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली या पूंजीवादी शासन प्रणाली? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके बोर्ड स्क्रीन पर, क्या है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ ना। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है वो किस वर्ष हुआ था? क्या 1945, 1947, 1944 या 1952 ना। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है कब हुआ था? 1944, इसलिए ऑप्शन ग आपका हो जाएगा क्या? सही उत्तर। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 9 नंबर कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ ना। भूमंडलीकरण की जो शुरुआत है वो किस दशक में
हुआ था ना। क्या 1990 के दशक, 1970 के दशक, 1960 के दशक, 1980 के दशक। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन क हो जाएगा 1990 के दशक। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 ना, कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ ना। कौन सी, क्या है, तो द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ ना। क्या सार्क, नाटो, ओपेक या यूरोपीय संघ। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, यूरोपीय संघ। इसलिए आपका घ ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में रिक्त स्थानों को भरें। ठीक है, देखिए अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार डैश के द्वारा स्थापित किया गया ना, तो यूनानी सम्राट सिकंदर के द्वारा। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न संख्या 2 की विश्वव्यापी आर्थिक संकट डैश देश से आरंभ हुआ, तो यूरोपीय देश से आरंभ हुआ था। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 है डैश नामक सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई, तो ब्रेटन वुड्स नामक सम्मेलन के द्वारा। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 है आर्थिक संकट से विश्व स्तर पर डैश नामक एक बड़ी सामाजिक समस्या उदित हुई, तो बेरोजगारी हुई ना। प्रश्न संख्या 5 है कि डैश ने 1990 के बाद भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को काफी तीव्र कर दिया, तो जॉन विलियम्स ने काफी तेज कर दिया प्रक्रिया को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका ना, कि प्रश्न है विश्व बाजार किसे कहते हैं ना। विश्व बाजार जो होता है वो किसे कहते हैं, तो देखिए बाजार जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो ना, तो जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुएं जो है आम लोगों को खरीदने के लिए क्या हो, उपलब्ध हो। जैसे भारत की आर्थिक राजधानी क्या है, मुंबई ना, तो विश्व बाजार किसे कहते हैं, जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध होता है, उसे हम लोग विश्व बाजार कहते हैं। उसके बाद है औद्योगिक क्रांति क्या है ना, तो उत्पादन के क्षेत्रों में मशीनों और वाष्प की शक्ति के उपयोग से जो व्यापक परिवर्तन हुए, और इन परिवर्तनों के कारण न लोगों की जीवन पद्धति और उनके विचारों में जो मौलिक परिवर्तन हुए, उसे ही औद्योगिक क्रांति कहते हैं ना। तो उत्पादन के क्षेत्र में ना मशीनों और वाष्प की शक्तियों के उपयोग से जो व्यापक परिवर्तन हुआ, और इन परिवर्तनों के कारण लोगों की जीवन पद्धति और उनके विचारों में जो मौलिक क्या हुए, परिवर्तन हुए ना, उसे ही क्या कहते हैं, औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके बोर्ड पर कि आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं ना। देखिए अर्थतंत्र में आने वाली वैसी स्थिति जब उसके तीनों आधार कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास अवरुद्ध हो जाए, आर्थिक संकट कहलाता है ना। जबकि अर्थतंत्र में आने वाली वैसी स्थिति जब उसके तीनों आधार ना, तीनों आधार कौन कौन हो गया, कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास क्या होता है, अवरुद्ध मतलब रुक जाता है ना, तो उसे ही आर्थिक संकट कहलाता है वही। अगला प्रश्न है कि भूमंडलीकरण किसे कहते हैं ना। भूमंडलीकरण किसे कहते हैं, देखिए जीवन के सभी क्षेत्रों में एक अंतरराष्ट्रीय स्वरूप जिसने दुनिया के सभी भागों को आपस में जोड़ दिया है ना, संपूर्ण विश्व एक बड़े गांव के रूप में परिवर्तित हो गया ना, इसी को क्या कहा जाता है, भूमंडलीकरण कहा जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छे से पसंद आ रहा है तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का उद्देश्य क्या था ना। तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखना एवं विश्व शांति स्थापित करना ना, इसका क्या उद्देश्य था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखना ना, एवं विश्व शांति स्थापित करना ही इसका क्या था, उद्देश्य था। उसके बाद है प्रश्न संख्या 6 कि बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है ना। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, कई देशों में एक ही साथ व्यापार और व्यवसाय करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है ना। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, तो कई देशों में एक ही साथ व्यापार और व्यवसाय करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने कि
1929 के आर्थिक संकट के कारणों को संक्षेप में स्पष्ट करें ना। देखिए 1929 के आर्थिक संकट के कारणों को संक्षेप में स्पष्ट करें ना। यहाँ लिख सकते हैं कि 1929 के आर्थिक संकट के निम्नलिखित कारण है, यहाँ लिखिए। उसके बाद पहला क्या है कि नवीन तकनीकी प्रगति ना, नवीन तकनीकी प्रगति तथा बढ़ते हुए मुनाफे के कारण उत्पादन में जो भारी वृद्धि हुई, उससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि जो कुछ उत्पादित किया जाता था उसे खरीद सकने वाले लोग बहुत कम थे ना। और दूसरा पॉइंट क्या है कि विश्व के सभी भागों में कृषि उत्पादन एवं खाद्यान्नों के मूल्य की विकृति है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति ने किस प्रकार विश्व बाजार के स्वरूप को विस्तृत किया ना। औद्योगिक क्रांति ने किस प्रकार से ना विश्व बाजार के स्वरूप को विस्तृत किया, मतलब फैलाया ना। तो देखिए औद्योगिक क्रांति ने बाजार को तमाम आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बना दिया ना, केंद्र बना दिया। इसी के साथ जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी होता चला गया और 20वीं शताब्दी के पहले तक तो इसने सभी महादेशों में अपनी उपस्थिति कायम कर ली थी ना। और 20वीं शताब्दी के पहले तक क्या हुआ, तो इसने सभी महादेशों में अपनी उपस्थिति कायम कर ली। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 3 नंबर के विश्व बाजार के स्वरूप को समझाएं ना, विश्व बाजार के जो स्वरूप है उसको समझाएं। देखिए औद्योगिक क्रांति के फैलाव के साथ साथ बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी होता गया ना। औद्योगिक क्रांति हुआ ना, तो औद्योगिक क्रांति के फैलाव के साथ साथ बाजार का क्या होता गया, तो स्वरूप जो है विश्वव्यापी होता गया। इसने व्यापार, श्रमिकों का पलायन और पूंजी का प्रवाह, इन तीनों आर्थिक प्रवृत्तियों को जन्म दिया ना। व्यापार मुख्यतः कच्चे मालों को इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देशों तक पहुंचाने और वहां के कारखानों में निर्मित वस्तुओं को विश्व के कोने कोने में पहुंचाने तक सीमित था। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि 4 भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के योगदान या भूमिका को स्पष्ट करें ना। भूमंडलीकरण में जो है ना बहुराष्ट्रीय कंपनियों के योगदान और भूमिका को स्पष्ट करें। 1980 के दशक के बाद आर्थिक रूप से काफी जर्जर हो चुकी स्थिति के प्रभाव को कम करने में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का योगदान काफी सराहनीय रहा ना, जिसने भूमंडलीकरण को बढ़ावा दिया। तो 1980 के दशक के बाद के बात है कि आर्थिक रूप से काफी क्या था, जर्जर हो चुकी स्थिति के प्रभाव को कम करने में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का योगदान काफी माने अच्छा था, सराहनीय रहा, जिसने भूमंडलीकरण को बढ़ावा दिया ना। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 5 नंबर कि 1950 के बाद विश्व अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए किए जाने वाले प्रयासों का उल्लेख करें ना। 1950 के बाद विश्व अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए ना किए जाने वाले प्रयासों का उल्लेख करें। देखिए क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद ना, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद उससे उत्पन्न समस्या को हल करने तथा व्यापक तबाही से निपटने के लिए पुनर्निर्माण का कार्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आरंभ हुआ ना। 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC की स्थापना की गई ना। इसमें फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग और इटली शामिल हुआ ना। इन देशों ने एक साझा बाजार स्थापित किया। क्या किया, इन देशों ने एक साझा बाजार स्थापित किया। 1960 में ग्रेट ब्रिटेन इसका सदस्य बना ना, और 1960 में क्या हुआ कि ग्रेट ब्रिटेन जो है इसका सदस्य बना। तत्कालीन विश्व के दोनों महत्वपूर्ण आर्थिक शक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत रूस अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते थे। इस प्रयास में अमेरिका की सहायता विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भरपूर सहायता की ना, जबकि रूस ने अपने विचारों और राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल ज्यादा किया। दोनों देशों ने अपनी नीतियों के अनुसार विश्व के 2 देशों का सहयोग किया। प्रश्न संख्या 6 क्या है कि विश्व बाजार के लाभ हानि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे ना। विश्व बाजार के क्या लाभ है और हानि है उस पर क्या है टिप्पणी लिखना है। देखिए
विश्व बाजार के लाभ, विश्व बाजार के लाभ, पहला पॉइंट हो गया ना। विश्व बाजार ने व्यापार और उद्योग को तीव्र गति से बढ़ाया ना। विश्व बाजार ने व्यापार और उद्योग को क्या किया, तीव्र गति से बढ़ाया। आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था के उदय में सहायता की। औपनिवेशिक देशों में यातायात के साधनों, खनन, बागवानी जैसे संरचनात्मक क्षेत्र का विकास हुआ ना। कृषि उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। नवीन तकनीकी को सृजित किया गया, मतलब कि नए तकनीक को लागू किया गया। शहरीकरण के विस्तार में सहायता की। विश्व बाजार की हानि ना, तो ये तो लाभ था विश्व बाजार के, अब हानि क्या है, इससे औपनिवेशिक देशों का शोषण और तीव्र हो गया ना। इससे जो औपनिवेशिक देश था उसका क्या हुआ, शोषण तीव्र हो गया। लघु तथा कुटीर उद्योग नष्ट होने लगे ना। लघु और छोटे छोटे जो उद्योग थे वो क्या होने लगे, नष्ट होने लगे। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ना, 1929 के आर्थिक संकट के कारण और परिणामों को स्पष्ट करें ना। 1929 के जो आर्थिक संकट है उनके कारण और परिणामों को स्पष्ट करना है ना। तो देखिए प्रश्न, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आर्थिक संकट के कारण। इसका बुनियादी कारण स्वयं इसकी अर्थव्यवस्था के स्वरूप में ही समाहित था, जो निम्न है। पहला पॉइंट क्या है, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का विस्तार ना। बाजार आधारित क्या है, अर्थव्यवस्था का विस्तार। यूरोप को छोड़कर शेष सभी देशों में बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का विस्तार होता गया ना, जिससे मुनाफे बढ़ते चले गए। दूसरी तरफ अधिकांश लोग गरीबी और अभाव में पिसते रहे ना। गरीबी और क्या है, अधिकांश लोग गरीबी और अभाव में पिसते रहे। दूसरा पॉइंट क्या है कि उत्पादन में वृद्धि, नवीन तकनीकी प्रगति तथा बढ़ते हुए मुनाफे के कारण उत्पादन में तो भारी वृद्धि हुई, लेकिन उसे खरीदने वाले लोग कम थे ना। वृद्धि तो ज्यादा हो गया उत्पादन में, लेकिन खरीदने वाले ही लोग क्या थे, कम थे। अगला पॉइंट है कि कृषि उत्पादन एवं खाद्यान्नों के मूल्य की विकृति ना। तो कृषि क्षेत्र में भी अति उत्पादन के कारण उत्पादों की कीमतें गिरने लगी ना। अधिक उत्पादन होने लगा जिसके कारण जो है कीमत में गिरावट आने लगी। किसानों की आय घटने लगी ना। अतः ज्यादा माल बेचकर अपनी आय स्तर को बनाए रखने के लिए किसानों में होड़ मच गई। उसके बाद जो है क्या कि क्रम का प्रभाव ना। 1920 के मध्य में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्ज लेकर युद्ध हो चुकी अपनी अर्थव्यवस्था को नए सिरे से, यहाँ क्या हो जाएगा, युद्ध का प्रभाव, नए सिरे से विकसित करने का प्रयास किया। लेकिन स्थिति में संकट के कुछ संकेत मिलने से वे लोग कर्ज वापस मांगने लगे। इससे के समक्ष गहरा आर्थिक संकट आ खड़ा हुआ ना। तो बात आइए इधर, अगला पॉइंट है कि अमेरिका में संकट के लक्षण प्रकट होते ही उसने अपने संरक्षण के लिए आयात शुल्क में वृद्धि कर दी तथा आयात की मात्रा को सीमित कर दिया ना। आयात शुल्क में वृद्धि कर दिया और आयात की मात्रा जो है वो सीमित कर दिया, आयात की मात्रा। संकट का असर धीरे धीरे अन्य देशों में प्रकट होने लगा और वे प्रयास करने लगे कि अपनी आवश्यकता ना अधिकांश वस्तुएं स्वयं ही उत्पादित कर लें, जिसमें आर्थिक राष्ट्रवाद संकुचित होने लगा और व्यापार की कमर टूट गई। अब देखिए आर्थिक संकट के परिणाम क्या हुए ना। तो पहला परिणाम, मंदी के कारण बैंकों ने लोगों को कर्ज देना बंद कर दिया। मंदी इतना हो गया कि जो बैंक है ना लोगों को कर्ज देना बंद कर दिया। बैंकों की वसूली तेज कर दी ना। अगला पॉइंट है किसान अपनी उपज को नहीं बेच पाने के कारण बर्बाद हो गए। और किसान तो अपना उत्पादन कर लिए, उपज कर लिए, लेकिन उसको बेच नहीं पाए, जिसके कारण किसान बर्बाद हो गए। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगला पॉइंट है कि कारोबार के ठप पड़ने से बेरोजगारी बढ़ी ना। कर्ज की वसूली नहीं होने से बैंक बर्बाद हो गए। लगभग 1,10,000 कंपनियां चौपट हो गई ना। अगला प्रश्न है कि 1945 से 1960 के बीच विश्व स्तर पर विकसित होने वाले आर्थिक संबंधों पर प्रकाश डाले ना। देखिए 1945 के बाद विश्व में दो भिन्न अर्थव्यवस्था का प्रभाव बढ़ा और दोनों ने विश्व स्तर पर अपने प्रभाव तथा
नीतियों को बढ़ाने का प्रयास किया ना। इस स्थिति से विश्व में एक नवीन आर्थिक और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ने जन्म लिया। संपूर्ण विश्व मुख्यतः दो गुटों में विभाजित हो गया ना। एक था क्या, साम्यवादी अर्थतंत्र वाले देश के गुट का नेतृत्व सोवियत रूस कर रहा था, दूसरा पूंजीवादी अर्थतंत्र वाले देशों के गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था ना। सोवियत रूस ने पूर्वी यूरोप और भारत जैसे नव स्वतंत्र मतलब नए नए भारत स्वतंत्र हुआ था देशों में अपनी आर्थिक व्यवस्था को फैलाने का गंभीर प्रयास किया ना, जिसमें पूर्वी यूरोप तथा उत्तर कोरिया, वियतनाम जैसे देशों में उसे पूर्ण सफलता मिली। दूसरी ओर पूंजीवादी अर्थतंत्र का मुखिया संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व के दो क्षेत्रों में दक्षिणी अमेरिका और मध्य तथा पश्चिमी एशिया के तेल संपदा संपन्न देशों न ईरान, इराक, सऊदी अरब, जॉर्डन, यमन, सीरिया, लेबनान में जबरन अपनी नीतियों को थोपने का काम किया ना, मतलब जबरदस्ती अपना नीति उस पर थोपने लगा। दक्षिणी अमेरिका महादेश के देशों में तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी खुफिया संस्था CIA के माध्यम से सैनिक शक्ति के इस्तेमाल की हद तक जाकर अपना प्रभाव स्थापित किया, जबकि पश्चिमी मध्य एशिया के देशों पर अपने प्रभाव को बनाने के लिए और अब बहुल आबादी वाले फिलिस्तीन क्षेत्र में एक नए यहूदी राष्ट्र इजराइल को स्थापित करवा कर उसका सहारा लिया ना। उसके बाद क्या है कि पश्चिमी यूरोपीय देश ना, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस ना, जर्मनी, बाल्टिक देश, स्पेन में भी महत्वपूर्ण आर्थिक संबंधों का विकास हुआ। 1944 में नीदरलैंड ना, बेल्जियम और लग्जमबर्ग ने बेनेलेक्स नामक संघ बनाया ना। 1948 में ब्रेसेल्स संधि हुआ, जिसमें यूरोपीय आर्थिक सहयोग की प्रक्रिया कोयला एवं इस्पात के माध्यम से शुरू किया ना। 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना हुई ना। 1957 में क्या हुआ, तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना हुई। इसमें फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग और इटली शामिल हुए। इन देशों ने एक साझा बाजार स्थापित किया। ग्रेट ब्रिटेन 1960 में इसका सदस्य बना ना। इन सभी देशों पर संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, तीसरा नंबर, कि भूमंडलीकरण के कारण आम लोगों के जीवन में आने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट करें ना। भूमंडलीकरण के कारण आम लोगों के जीवन में आने वाले जो परिवर्तन है उसको स्पष्ट करना है ना। तो देखिए, भूमंडलीकरण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विश्वव्यापी समायोजन की एक प्रक्रिया है ना। तो भूमंडलीकरण क्या, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विश्वव्यापी समायोजन की एक प्रक्रिया है ना, जो विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक स्तर पर एकीकृत करने का सफल प्रयास करती है। अर्थात जीवन के सभी क्षेत्रों में लोगों के द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों में विश्व स्तर पर पाई जाने वाली एक रूपता या समानता ना भूमंडलीकरण के अंतर्गत सम्मिलित होती है। भूमंडलीकरण के कारण जीविका उपार्जन के क्षेत्र में काफी बदलाव आया ना। इसकी झलक शहर, कस्बा और गांव सभी जगहों पर दिख रही है। इसके कारण जीविकोपार्जन के कई नए क्षेत्र खुले, जैसे कॉल सेंटर ना, शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेंट, बैंक और बीमा क्षेत्र में दी जाने वाली सुविधा, दूरसंचार और सूचना तकनीक का विकास इत्यादि। इन क्षेत्रों में कई लोगों को रोजगार मिला है और मिल रहा है, जिससे अच्छी आमदनी होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर्थिक भूमंडलीकरण ने हमारी आवश्यकताओं के दायरे को बढ़ाया है और उसी अनुरूप उसकी पूर्ति हेतु नई नई सेवाओं का उदय हो रहा है, जिससे जुड़कर लाखों लोग अपनी जीविका चला रहे हैं। इससे उनका जीवन स्तर भी बढ़ा है। प्रश्न संख्या 4 है ना। प्रश्न संख्या क्या है, 4 है क्या, कि 1919 से 1945 के बीच ना, 1919 से 1945 के बीच
होने वाले राजनीतिक और आर्थिक संबंधों पर टिप्पणी लिखे ना। 1919 और 1945 के बीच जो क्या है, तो बीच विकसित होने वाले राजनीतिक और आर्थिक संबंधों पर टिप्पणी लिखे ना। देखिए 1920 के बाद जो भी अंतरराष्ट्रीय संबंध विकसित हुए उसमें आर्थिक कारकों का महत्वपूर्ण स्थान था ना। 1929 के आर्थिक मंदी को आधार वर्ष मानकर 1919 से 1945 के बीच बनने वाले आर्थिक संबंधों को दो भागों में बांटा जा सकता है ना। 1920 से 1929 तक का काल सामान्यतः आर्थिक समुत्थान और विकास का काल था ना। 1920 से 1929 तक का जो काल था ना, वो किसका था, तो आर्थिक समुत्थान और विकास का काल था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, कब, प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व पर से यूरोप का प्रभाव छीन हो गया, मतलब उसका प्रभाव कम गया। यद्यपि उपनिवेशों जैसे एशिया अफ्रीका पर उसकी पकड़ बनी रही, लेकिन इस दौर में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और सोवियत रूस ये तीन देश विश्व की सर्व प्रमुख शक्ति के रूप में उभरे ना। संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध के तुरंत बाद 2 वर्ष आर्थिक संकट का काल था, परंतु 1922 के बाद तकनीकी उन्नति के कारण औद्योगिक विकास हुआ, परंतु इसका एक नकारात्मक परिणाम देखने को मिला कि देश की आर्थिक शक्ति और सत्ता कुछ हाथों और कंपनियों के पास केंद्रित हो गई ना। इसके बाद क्या है, रूस और जापान ने 1920 से 1929 के बीच आर्थिक क्षेत्रों में काफी प्रगति की ना। 1900 रूस और कौन, जापान, तो 1920 से 1929 के बीच आर्थिक क्षेत्रों में क्या की, काफी प्रगति की। जापान अपनी आर्थिक प्रगति को बनाए रखने के लिए साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को आक्रामक रूप दिया, जिसका शिकार कौन हुआ, तो चीन हुआ। इसी समय भारत एवं अन्य और उपनिवेशिक देशों में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार हुआ। इस काल में नए राजनीतिक संबंधों का भी विकास हुआ। ठीक है, 1932 ईस्वी में अमेरिकी राजनीति में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का उदय हुआ ना। 1932 ईस्वी में क्या हुआ कि अमेरिकी राजनीति में किसका उदय हुआ, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का उदय हुआ। उसने न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीतियों को अमेरिका में लगाया। उसके अंतर्गत रेल मार्ग, सड़क, पुल, स्थानीय विकास हेतु ऋण वित्तगिनी किया गया ना। औद्योगिक क्षेत्र में व्यापार और उत्पादन का नियमन, मजदूरी में वृद्धि, काम के घंटे तय करना, मूल्यों में वृद्धि रोकना इत्यादि सम्मिलित थे। कृषि क्षेत्र में किसानों की क्रय शक्ति तथा सामान्य आर्थिक स्थिति को युद्ध के पूर्व के स्तर तक ले जाने का प्रयास हुआ। आर्थिक मंदी के आलोक में यूरोप की राजनीतिक स्थिति में 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। एक, रूस में स्थापित साम्यवादी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का आकर्षण संपूर्ण विश्व में बढ़ा, क्योंकि वही एक देश था जिस पर इस मंदी का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा ना। तो किस देश पर मंदी का प्रभाव नहीं पड़ा, तो रूस पर ना, बिल्कुल नहीं पड़ा। इससे उसका प्रभाव बहुत बढ़ा। इटली और जर्मनी में लोकतंत्र की विफलता और अधिनायकवादी तथा तानाशाही तंत्र के उदय में यूरोप के कई और देशों को अपने लपेटे में ले लिया, जैसे स्पेन, ऑस्ट्रिया, यूनान इत्यादि। यूरोप में आर्थिक मंदी के बाद उदित होने वाली राजनीतिक व्यवस्था ने अपनी नीतियों से द्वितीय महायुद्ध को अवश्य भावी बना दिया ना, अवश्य भावी बना दिया। तो इस प्रकार से आज के जो प्रश्न है यही समाप्त होते हैं। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। ठीक है, तो अभी आप अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप अपने कॉपी में नोट करिए और मन लगा के पढ़िए एकदम ना। तो ठीक है, आज का क्लास जो हमारा यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।